आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले की जो पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जो जंग अब 1275 दिन से ज्यादा वक्त से चल रही है और इसने ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया को, रूस को इम्पैक्ट किया है, बल्कि अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस जंग की ताज़ा अपडेट्स, हाल ही की घटनाओं और इसके जो पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस जंग के मौजूदा हालात क्या हैं और ये दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं इस जंग की शुरुआत और मौजूदा हालात की। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया था। रूस का कहना था कि वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से यानी डॉनबास इलाके को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और साथ ही वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता, अपनी सोवरेनिटी को अपनी सोवरेनिटी को नहीं छोड़ेगा और वो अपनी ज़मीन की रक्षा करेगा और वो किसी भी कीमत पर रूस को अपनी ज़मीन का एक भी टुकड़ा, एक भी इंच नहीं देगा। और अब 1275 दिन बाद भी इस जंग का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। ना तो कोई शांति समझौता है, ना कोई पीस डील है और ना ही युद्ध विराम हुआ है। और इसके साथ ही हाल ही के महीनों में इस जंग ने और तेजी भी पकड़ ली है और नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जंग है ये काफी ज्यादा बड़े स्केल पर अब चल रही है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। दो अहम मुलाकातें हुई हैं इस जंग के रिगार्डिंग, इस वॉर के रिगार्डिंग, जिसमें पूरी दुनिया का ध्यान इन मुलाकातों की ओर था। पहली मुलाकात 15 अगस्त 2025 को हुई, अमेरिका के अलास्का में हुई, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग को खत्म करने के लिए शायद बातचीत की। ये बातचीत करीब 2.5 घंटे तक चली है और इसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई है, डिस्कशन हुई है, लेकिन इस मुलाकात से कोई भी बड़ा नतीजा नहीं निकला है। यानी इस जंग को खत्म करने का कोई भी ठोस समाधान, कोई भी डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं निकला है इस मीटिंग से। और रूस ने अपनी मांग दोहराई है कि यूक्रेन का डॉनबास इलाका रूस को सौंप दिया जाए और यूक्रेन नेटो में कभी भी शामिल ना हो। लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगी देश इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके 3 दिन बाद ही 18 अगस्त को वॉशिंगटन में एक और अहम मुलाकात हुई और इस बार ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत की। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड के नेता भी शामिल थे। इस मुलाकात का मकसद ये भी था कि इस जंग को रोकने का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन यहाँ भी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसी शांति नहीं चाहते जिसमें यूक्रेन की जमीन का कोई हिस्सा रूस को देना पड़े। यूरोपीय देशों ने भी ये साफ किया है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं इस युद्ध की सैन्य स्थिति की। हाल ही में 21 अगस्त 2025 को रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव और भी इलाके थे, जिन इलाकों में इस हमले ने कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रूस ने यूक्रेन के ज़कारपट्टिया इलाके में भी एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की फैक्ट्री पर भी हमला किया। इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये भी कहा कि रूस की ओर से शांति की दिशा में उस तरफ से कोई भी सकारात्मक, कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। इस बीच नेटो देशों की भूमिका भी इस जंग में और ज्यादा अहम हो गई है। हाल ही में नेटो के सदस्य देश रोमानिया ने अपने टाइफून जेट्स को रूस के खिलाफ तैनात किया था और ये जेट्स जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून हैं, जिन्हें रोमानिया के मिहाइल कोग्लिनिरसिनु एयरबेस से उड़ाया गया। इनका काम था यूक्रेन की सीमा के पास इंजमेल बंदरगाह पर नजर रखना, जो रोमानिया के
तुलसिया शहर से साफ दिखाई देता है। उस रात जब रूस ने यूक्रेन पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, ये जेट्स हवा में थे। हालांकि रोमानिया का कहना है कि कोई भी रूसी ड्रोन या जेट उनके हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा। ये कदम दिखाते हैं कि नेटो के देश अब इस युद्ध में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वो भी काफी अवेयर हो गए हैं। पहले नेटो देश सिर्फ हथियार और आर्थिक मदद देकर यूक्रेन का साथ दे रहे थे, लेकिन अब वो सैन्य तौर पर भी रूस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिनलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी ये साफ किया है कि वो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि नेटो और यूरोप इस युद्ध में इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हो रहे हैं। दरअसल कई नेटो देशों को लगता है कि अगर रूस को यूक्रेन में रोका नहीं गया तो वो इन फ्यूचर नेटो देशों पर भी हमला कर सकता है। हाल ही में पोलैंड में एक धमाका हुआ था, जिसके पीछे रूस का हाथ होने का शक जताया जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर जो नेटो देश है वो काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं, काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। इसके बाद रोमानिया का टाइफून जेट्स उतारना दिखाता है कि नेटो अब रूस को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि जहां तक अजम्पशंस है, यूक्रेन के बाद रशिया का अगला टारगेट नेटो की कंट्रीज ही हो सकती हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं, बहुत सारी कंट्रीज की सीमाएं रशिया के साथ लगती भी हैं। और एक बात इसमें ये भी है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के इलाकों पर ये बोलकर हमला किया है कि वहां पर रूसी भाषी लोग रहते हैं, और उसके डॉक्ट्रिन के तहत उसको ये हक है, रूस को ये हक है कि वो रशिया के जो रूसी भाषी लोग हैं जो बाकी किसी कंट्री में रहते हैं, उनके मामलों में दखलंदाजी कर सकता है। तो वैसे ही कई नेटो कंट्रीज में भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको देखते हुए नेटो की कंट्रीज़ को ये डर है कि अब अगर यूक्रेन में रशिया को नहीं रोका गया तो उनका जो रशिया का अगला टारगेट है वो नेटो कंट्रीज़ हो सकती हैं, जिनका बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। तो ऐसे में वो सब भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं, काफ़ी चौकन्ने हो गए हैं। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में ये कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना चाहते हैं तो रूस को इस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। उनका कहना है कि रूस को नजरअंदाज करके कोई भी शांति समझौता पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं इस युद्ध में हथियारों और आर्थिक मदद की। अमेरिका अब तक यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे चुका है। इसमें आधुनिक हथियार, टैंक, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए 175 अरब डॉलर के 5 बड़े सहायता पैकेज भी पास किए हैं, जिनमें से 128 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नेटो के बाकी देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो नीदरलैंड्स ने हाल ही में 500 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इनमें से 10 लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, 178 तोपें, 1 लाख गोले और 2.5 लाख एंटी टैंक ड्रोन, एंटी टैंक हथियार भी, और 8.214 यानी कि इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें भी इसमें शामिल है। 8,214 एयर डिफेंस मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। मतलब इतनी ज़्यादा आर्टिलरी जो है वो यूक्रेन को दी जा रही है, सैन्य मदद दी जा रही है, आर्थिक मदद दी जा रही है। लेकिन यूक्रेन भी रूस के खिलाफ खामोश नहीं बैठा है। यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया इलाके में रूसी सेना की S-300V एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली पर हमला किया। इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और दावा है कि इस प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से मिले F-16 और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अपने सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से यूक्रेन के खार्किव, सूमी और कीव के बाहरी इलाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों से यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है और कई शहरों में बुनियादी ढांचा भी तबाह हो गया है, क्योंकि जो चाहे कितनी भी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रही हो, लेकिन रशिया की पावर के आगे वो कम ही पड़ रही है। अब सवाल ये है कि इस जंग का फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है।
क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा या ये और भयानक रूप लेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस और नेटो के बीच ये तनाव बढ़ता रहा तो ये जंग जो है ये और ज्यादा बड़ी हो सकती है और ज्यादा व्यापक हो सकती है। पोलैंड और रोमानिया जैसे नेटो देशों की सक्रियता भी दिखाती है कि वो रूस को एक मजबूत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच भारत जैसे देश इस युद्ध में एक तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और शांति वार्ता में भारत की भूमिका की तारीफ भी की। भारत की कूटनीतिक सिचुएशन ऐसी है कि वो इस युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस इसमें प्रगति नहीं हुई है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये थी रशिया यूक्रेन जंग की ताज़ा स्थिति, इसके ताज़ा हालात। इस जंग ने न सिर्फ यूक्रेन और रूस को बल्कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है, चाहे वो एनर्जी का संकट हो, ऊर्जा संकट हो, खाद्य संकट हो और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये जंग शांति की ओर बढ़ेगा या फिर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये जंग खत्म होने वाली है या फिर ये और ज्यादा बढ़ेगी और क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।